तो जैसे कि यहाँ पे देख रहा होगा स्क्रीन पर, जो पहला पॉइंट है क्या है, ऑल प्लांट्स हैव फ्लावर्स एट सम स्टेज इन देयर लाइफ। तो एंजियोस्पर्म का ये पहला कैरेक्टर है, पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि कोई प्लांट क्या एल्गी है कि ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है, तो 100% उस प्लांट में या तो हर हफ्ते फूल आते हों या हर महीने आते हों या रोज आते हों या साल में एक बार आते हों, 10 साल में एक बार आते हों, अगर ऐसा होता है तो वो प्लांट जो है वो हम किस में रखेंगे, एंजियोस्पर्म रखेंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट लिख दीजिए, ऑल प्लांट्स हैव फ्लावर एट सम स्टेज इन देयर लाइफ, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। अगला उसी को कंटिन्यू करके लिख दीजिए, दैट इज व्हाई that is why they are called that is why they are called flowering plant। ठीक है, that is why they are called that is why they are called flowering plant that is why they are called flowering plant। ठीक है, ये इनकी एक खासियत होती है, that is why they are called flowering plant। ठीक, देन उसके बाद अगर सेकंड पॉइंट देखें तो क्या लिखा हुआ है, द फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फॉर द प्लांट। ठीक है, प्रोवाइडिंग देम विद द मींस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो ये एक शॉर्ट करके लिख दो आप, क्या कि द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द एंजियोस्पर्म। बस इतना, द फ्लावर्स, क्योंकि जहां से क्वेश्चन बन रहा है बस उतने ही को मैं पढ़ाऊंगा। द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द एंजियोस्पर्म। The flowers are the reproductive organs of the angiosperm, of the angiosperm। ठीक है, then all plants have flower at some stage, जैसे पहले बताया था, the plant are reproductive organs of the plant। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सामने एक डायग्राम रखा हुआ है, यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है वो बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें आपका जो ये स्टेमन है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, जो फ्लावर है उसका आपका मेल पार्ट हो गया। ठीक, और जो आपका ये पिस्टल है यहाँ पर, ये आपका फ्लावर का क्या हो गया, फीमेल पार्ट हो गया। ठीक है, तो अगला पॉइंट बना के लिख दीजिए स्टेमन, ऐसे करके स्टेमन लिखिएगा, स्टेमन, उसके आगे एरो बना के लिख दो कि स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, एक आपका होता है फिलामेंट और उसके ऊपर क्या रखा होता है, एंथर। यहाँ पर लिख दीजिए फिलामेंट, फिलामेंट प्लस आपका ऊपर क्या हो गया, एंथर आपका हो गया, फिलामेंट और एंथर। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद जो पिस्टल है आपका, पिस्टल, PISTIL, पिस्टल, इसमें एरो बना के लिख दो, इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। तो इसको हम लोग नीचे से शुरू करें, ऊपर से डजंट मैटर, बट थोड़ा ऊपर से आसान है याद करना, और क्यों ऊपर से शुरू करेंगे वो बताएंगे बाद में, पहले लिख दो उसको। सबसे पहला स्टिग्मा, ठीक है, कई बार अरेंज करने को आता है, स्टिग्मा प्लस आपका इसके ऊपर आपका क्या हो गया, स्टाइल हो गया, और प्लस आपका सबसे अंदर में क्या हो गया, आपका ओवरी। ठीक है, जो आपके डायग्राम में दिख रहा होगा, ओवरी। ठीक, तो ये आपका इसका लिख देना मेल पार्ट, और ये आपका फीमेल पार्ट ऑफ दी फ्लावर। ठीक, तो कई बार एग्जाम में ऐसे लगाने को आता है कि अच्छा बताओ स्टेमन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो ये टिक कर दिया फिलामेंट एंथर, और ऐसे ही जो पिस्टिल होता है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो भाई स्टिग्मा हो गया सबसे ऊपर, नंबर 1 आप कह सकते हो उसको, 1 आपका ये हो गया, उसके नीचे स्टाइल आपका पूरी ट्यूब जो होती है इस तरीके से, और सबसे बाद में आपका ओवरी हो गया, जहाँ पे क्या होते हैं, एग होते हैं। ठीक है, स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया आपका, और ओवरी आपका। ठीक, तो ये फ्लावर के आपके दो पार्ट हमको ज्यादातर यहीं से पूछते हैं। ठीक, फिर अगर आप देखें यहाँ पर, अगर हम फ्लावर की और बात करें तो ये दिख रहा होगा पेटल। ठीक है, इनको आप पेटल्स भी बोल सकते हैं। ये 90% केसेस में क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। ठीक है, कलरफुल आपके होते हैं पेटल्स। और ठीक इसके नीचे दिख रहा होगा आपको सेपल्स। ठीक, ये 90% केसेस में क्या होते हैं, हमेशा ग्रीन होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें ये जो पेटल्स होते हैं ये आपके वाइट कलर के होते हैं, साथ में जो सेपल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपके कलरफुल होते हैं, यानी कि उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, वो अलग अलग कलर के होते हैं। लेकिन ऐसे जो आपके वो होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। 90% या 95% जो आप अपने चारों ओर देखते हैं, तो जैसे गेंदे का फूल हो गया, रोज हो गया, चमेली हो गया, उसमें आपको यही स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि पेटल्स जो होंगे वो हमेशा कलरफुल होंगे, और जो सेपल्स होंगे आपके वो क्या होंगे, हमेशा ग्रीन कलर के होंगे। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो फ्लावर में आपको 4 पार्ट ध्यान रखने हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे आप लोगों को, और एग्जाम में पूछे आते हैं। पहला जो बता दिया था मैंने कि स्टेमन हो गया, इससे बना होता है। दूसरा
आपको दिख रहा होगा, पिस्टिल आपका हो गया। थर्ड पार्ट जो है वो पेटल्स हो गया, जिनको हम लोग हिंदी में पंखुड़ियां भी बोलते हैं, जो कलरफुल होती है हमेशा। और फोर्थ पार्ट क्या हो गया, सेपल हो गया। ठीक है, ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया, जो एंजियोस्पर्म में अक्सर, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन पहले एंजियोस्पर्म में जो है फ्लावर के स्ट्रक्चर से उनका फर्टिलाइजेशन हो गया, और फूड कैसे बनता है, सीड क्या होता है। जैसे पूछते हैं कि मैंगो कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं, अमरूद का कौन सा पार्ट खाते हैं, बीज किसमें होता है किसमें नहीं होता है, इस तरीके के बॉटनी के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो कई बार ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पूरी क्लास 10th की बॉटनी है, क्लास 10 से ऊपर ये बॉटनी है ही नहीं, और यही कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो है पूछी जाती है। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। शिवली, स्टेमन, फ्लावर के पार्ट, स्टेमन हो गया, पिस्टिल हो गया। अब थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया तो स्टेमन लिख देना मेल पार्ट, और पिस्टल में लिख देना फीमेल पार्ट। ठीक है शिवली, फिर पेटल्स हो गया, पंखुड़ियां और सेपल्स। यस सर। ठीक है, पेटल्स हमेशा कलरफुल होते हैं, सेपल्स हमेशा ग्रीन होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अब आप एक और लाइन देख रहे होंगे जो लिखा हुआ उसको लिख भी लो। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएट इनटू स्टेम, रूट एंड लीव्स। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएट इनटू स्टेम, रूट एंड लीव्स। रूट एंड लीव्स। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दिमाग में आता है कि भाई जब हम प्लांट बोलते हैं, ठीक है, तो देखो हम कहते हैं ना पेड़ है, पौधा है, तो हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लांट, ट्री हो गया, प्लांट हो गया, ये वर्ड यूज करते हैं। तो जब तक हमने बॉटनी नहीं पढ़ी होती है तो हमारे लिए ट्री और प्लांट का मतलब होता है हर एक पौधा जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने शुरू के लेक्चर में बताया था कि एल्गी अलग होते हैं, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, वो भी बिल्कुल प्लांट की तरह लगते हैं। ठीक है दीदी, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं करना। जैसे आप मसूरी कभी जाओ तो मसूरी में जो आपको कोन शेप के बड़े बड़े बीज दिखते हैं वो असल में एंजियोस्पर्म नहीं है, वो जिम्नोस्पर्म के हैं। या क्रिसमस का ट्री देख लो, तो क्रिसमस का जो ट्री होता है वो एंजियोस्पर्म नहीं है, वो जिम्नोस्पर्म होता है। ठीक है, तो प्लांट में एक हमारी साइकोलॉजी होती है कि प्लांट में क्या होगा, एक आपका रूट होगा जिससे जमीन के अंदर वो जड़ अपनी बिछाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। उसके ऊपर आपकी स्टेम निकलती है, अच्छी बात है। और क्या होते हैं, लीव्स होते हैं। ठीक है, एक ये स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर हमको तैयार मिलता है। ठीक, तो बस आपने ध्यान में रखना है आप लोगों ने कि एंजियोस्पर्म में जो स्पोरोफाइट बॉडी होती है वो स्टेम में, रूट में और लीव्स में डिवाइड होती है। अब यहीं से एक डायग्राम में रखता हूं यहाँ पर, ये वाला डायग्राम। ये डायग्राम आप लोग को दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो प्लांट होती है, जो भी कोई प्लांट होता है, ठीक है, नॉर्मली प्लांट की दो स्टेजेस होती हैं। एक स्टेजेस जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइट स्टेज, जो कोई आप लोगों को दिखती है, और एक स्टेज उसकी होती है गैमेटोफाइट स्टेज। ठीक है, हमेशा हर प्लांट की दो स्टेजेस होती है पर आपको पता नहीं चलता, हमेशा आपको दिखती है उसकी स्पोरोफाइट स्टेज, जिसमें उसकी जड़ें होंगी, उसका तना होगा, यानी कि स्टेम होगी, और उसकी लीव्स होंगी और फ्लावर होंगे। ठीक है, लेकिन हर एक प्लांट की गैमेटोफाइट स्टेज भी होती है जो आपको समझ में। ठीक है, अभी इसमें और डिटेल में नहीं जाएंगे, पहले यहीं पे रोक देते हैं। अच्छा, अब वापस आते हैं। ये थर्ड पॉइंट लिख लो आप लोग। क्या थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, द वैस्कुलर सिस्टम हैज, ये एंजियोस्पर्म की बात हो रही है, ट्रू वेसल्स इन द जाइलम एंड कंपेनियन सेल इन द फ्लोएम। ठीक है, ये वर्ड आप पूरा लाइन लिख दो। ट्रू वेसल्स कहाँ मिलेंगी, जाइलम में मिलेंगी, और कंपेनियन सेल्स जो है वो कहाँ मिलेंगे, आपके फ्लोएम में। ठीक है, ये चीज आपको लिखनी है। वैस्कुलर सिस्टम आपके ट्रू वेसल्स मिलेंगी जाइलम में, ये रटाफिकेशन करना है आपको। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा या 8 में पढ़ा होगा कि इनका काम क्या होता है पौधों के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट, वाटर एंड मिनरल्स। नीचे लिख दो स्टार बना के, द फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। जैसे भाई हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन, मिनरल्स, हार्मोन्स, ये कौन करता है आपका, हमारी ब्लड वेसल्स करती हैं, जो कि क्या होती हैं, या तो आर्टरीज होती हैं या तो वेन्स होती हैं। बिल्कुल इसी तरीके इसमें भी ये काम होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। दिख गया ये लाइन पूरी, मैं आगे बढ़ू। यस सर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट अगर आप देखो, ऑल प्लांट्स हैव फ्लावर्स एट सम स्टेज, जो मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि एंजियोस्पर्म में कभी कभी किसी ना किसी स्टेज में फ्लावर होगा इन देयर लाइफ। द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, शुरू में मैंने बताया था, और उसको दिखा भी दिया कि उसमें मेल पार्ट कौन सा और फीमेल का पार्ट कौन सा है, फॉर द प्लांट, प्रोवाइडिंग देम विद द मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर ये भी आपको मैंने बता दिया कि स्पोरोफाइट में क्या होता है और आपके कैंपनियन सेल में क्या होता है। अच्छा,
नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये आप देखो नीचे जो फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा है, जो एड ऑन बाद में किया मैंने, द स्टेमन्स एंड कार्पेल्स आर ऑर्गेनाइज इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर। पहले इसको लिख लो। अब धीरे धीरे ना टेक्निकल वर्ड आते आएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी बढ़ता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डायग्राम के साथ दिखा दूं आप लोग को। स्टेमन एंड कार्पेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर। अब जहां स्टेमन है उसके आगे जरूर लिखना माइक्रोस्पोरोफिल। स्टेमन को, जो कि मेल पार्ट होता है फ्लावर का, उसको और क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। तो एग्जाम में क्या पूछते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर? तो उसमें स्टेमन नहीं देंगे जानबूझ के, आपको क्या दे देंगे? माइक्रोस्पोरोफिल। तो यहीं पे लिख दो स्टेमन, उसके आगे लिख दो ब्रैकेट में माइक्रोस्पोरोफिल। कार्पल मैंने आपको दिखाया था, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है जो कि फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, उसको क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोफिल। ठीक है, मेगास्पोरोफिल इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड या ऑर्गेनाइज इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर। ठीक है, तो इसमें जो कीवर्ड जो मैं आप लोग को देना चाह रहा था वो यही है कि स्टेमन का एक अल्टरनेटिव नेम क्या हो गया? माइक्रोस्पोरोफिल। और जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का, कार्पेल्स, उसका एक अल्टरनेटिव नेम क्या हो गया? मेगास्पोरोफिल। तो एग्जाम में जब आएगा माइक्रोस्पोरोफिल या मेगास्पोरोफिल तो कंफ्यूज नहीं होगा। स्टेमन का हो गया माइक्रोस्पोरोफिल और कार्पेल का हो गया मेगास्पोरोफिल। ठीक है, हो गया यहां तक? तो इसी चीज को आप यहां भी समझ सकते हैं कि ये जो स्टेमन है आपका, इसको हमने क्या नाम दे दिया? ये आपका माइक्रोस्पोरोफिल हो गया पूरा का पूरा, और कार्पेल जो है ये पूरा का पूरा क्या हो गया? मेगास्पोरोफिल हो गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? देखो दे रखा है मैंने यहाँ पे, जानबूझ के रखा है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। स्टेमन यानी कि माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है, और कार्पल यानी कि जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का वो मेगास्पोरोफिल। इसमें भूलना नहीं, सबसे पहले ऊपर स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, और सबसे आखिरी में अंदर ओवरी होता है। ठीक है, लिख दिया भाई दोनों ने? तो मैं आगे बढ़ू, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? माइक्रो स्टेमन फीमेल मेल पार्ट, और मेगा यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्पल की, यानी कि फीमेल पार्ट फ्लावर का। ठीक है दीदी, श्रीवी हो गया था? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अब अगला पॉइंट देखिए। अच्छा ये वही रिपीट हो गया। अब आते हैं किसमें? माइक्रोस्पोरिक में। माइक्रोस्पोरिक किसकी बात कर रहा हूं मैं? स्टेमन की। तो ये पॉइंट लिख लो, ईच माइक्रोफिल, यानी कि मैं जैसे यहाँ पे देखो डायग्राम में कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6, तो मैं एक की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ईच माइक्रोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल यानी कि स्टेमन हैज 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि एक स्टेमन में या माइक्रोफिल में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो देखो कुछ इस तरीके से होते हैं, कुछ इस तरीके से इनका डिवीजन होता है। ठीक है, ऐसे करके 1 2 3 4, और इन्हीं 4 चैम्बर्स में क्या भरे होते हैं? पॉलन ग्रेन्स। ये वर्ड तो आपने सुना होगा ना, पॉलन ग्रेन्स, कभी ना कभी। पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, ये वो मेल गैमेट्स है। ठीक, तो बड़े आसान तरीके से मैं कोशिश करूंगा आप लोग समझ जाओ। क्वेश्चन क्या आएगा कि एक स्टेमन में आपके कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? तो 4 टिक करके। ठीक है, लिख दिया दोनों ने? Each microsphere has 4 microsporangia। ये फिगर याद रखना बस। अब अगर इसको मैं थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाऊं कि ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया कहां से आ गए भाई, तो ये जो पार्ट है खाली ऊपर का, यानी कि इसको पार्ट कौन सा है? ये क्या लिखा हुआ है? ये एंथर। इसी एंथर में अगर आप माइक्रोस्कोपिक देखो तो ऐसे करके 4 चैम्बर्स बने होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और इन्हीं चारों चैम्बर्स में क्या भरा होता है? पॉलन ग्रेन्स भरा होता है। जब इस समय आता है, जब मेच्योरिटी का समय आता है, तो ये ब्लास्ट करते हैं और फिर फर्टिलाइज करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फिर ओव्यूल्स, ये देखो ये पूरा आपका क्या है दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में? ये ओव्यूल है। ठीक है, ये जो फीमेल पार्ट है, ठीक, ओव्यूल। तो देखो ओव्यूल आर इंक्लोज इन दी ओवरी एट द बेस ऑफ मेगास्पोरोफिल। अभी मैंने बताया था कि मेगास्पोरोफिल क्या है, ये है डायग्राम से। ठीक है, मेगास्पोरल फीमेल पार्ट हो गया। तो अभी अगला पॉइंट लिख दो, ईच ओव्यूल। ठीक है, ईच ओव्यूल, देखो अब यहां से डायग्राम में देखो, ये जो फीमेल पार्ट है कार्पेल, स्टिग्मा सबसे ऊपर का पार्ट हो गया नंबर 1। स्टाइल जो है ये पूरी ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजी में स्टाइल बोलते हैं। और ये जो पूरा गोल पार्ट देख लो, इतना सा गोल पार्ट, ये आपका क्या होता है? ओवरी होता है। और इस ओवरी के अंदर आपको इमेजिन करना है क्या है? ओव्यूल है।
जिसके अंदर वो एग रखा हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख लो इस पॉइंट को, द ओव्यूल्स आर इंक्लोज्ड इन द ओवरी, जैसे डायग्राम में दिख रहा है आपको, एट द बेस ऑफ मेगास्पोरेंजिया, यानी कि जो फीमेल पार्ट है, इसको लिख लीजिए, एट द बेस ऑफ मेगास्पोरेंजिया, सॉरी मेगास्पोरोफिल, एट द बेस ऑफ मेगास्पोरोफिल, बेस ऑफ मेगास्पोरोफिल। हो गया तक? इमेजिन कर पा रहे हो दोनों लोग? तो अगर प्रॉब्लम कहीं पे है, अदिति और शिल्पी पूछ लो, क्योंकि ये वाला बहुत मैं सिंपल तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि ये बॉटनी वाले चैप्टर्स आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि जब मैं अभी आपको ट्रू फ्रूट पढ़ाऊंगा, फॉल्स फ्रूट पढ़ाऊंगा, कंपोजिट फ्रूट पढ़ाऊंगा, तो बहुत प्रॉब्लम होगी अगर अभी समझ में नहीं आया तो। ठीक है, और ये पार्ट तो हम लोग पैटर्न समझ में आ गया होगा, आपके सेपरेट समझ में आ गया होगा, कितना आसान है डायग्राम दिखा जाता है। ठीक है दीदी, शिल्पी, यहाँ तक हो गया? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, अच्छा, तो मेगास्पोरोफिल समझ में आ गया होगा, माइक्रोस्पोरोफिल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट, देखिए क्या लिखा हुआ है, एंजियोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस, प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर। कुछ नहीं घुमा के उन्होंने लिखा हुआ है, सिंपल लॉजिक है। ये जो फ्लावर का मेल पार्ट है, यानी कि स्टेमन, और जो ये इसके अंदर एंथर है, इसमें क्या रखा होगा? माइक्रोस्पोरोफिल रखा होगा। ठीक है, माइक्रो, ये वर्ड देख लो ना, माइक्रोस्पोरोफिल। ये क्या है? पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन ग्रेन्स का एक अल्टरनेटिव नेम क्या हो गया? माइक्रोस्पोरोफिल। और माइक्रोस्पोरोफिल कहां पर होगा आपका? इस एंथर के अंदर, क्योंकि मेल पार्ट है। दूसरा लाइन देखिए, और इसको लिख लीजिए बस, टू काइंड ऑफ स्पोर, माइक्रोस्पोरोफिल जो कि जिसको हम लोग पॉलन ग्रेन बोलते हैं, एंड मेगास्पोर्स। ठीक है, मेगास्पोर्स। बस आपको एक कहीं भूल जाओ, ध्यान रखना, माइक्रो मेल पार्ट हो गया और मेगा मतलब फीमेल पार्ट। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोफिल यानी कि पॉलन ग्रेन्स और मेगास्पोर्स। ठीक है, ये लिख दीजिए, टू टाइप ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोर्स, तो साफ सी बात है कि इसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल होगा एंथर के अंदर, क्योंकि मेल पार्ट है। और आपका जो ये है ओवरी, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? मेगास्पोरोफिल मिलेगा। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? मेगास्पोर्स मिलेगा, मेगास्पोर्स। और इसके अंदर आपको माइक्रो, बस। ठीक है, तो माइक्रो स्पोर्स, मेगा स्पोर्स, कंफ्यूज नहीं होना, माइक्रो मेल पार्ट, मेल गैमेट, और मेगा स्पोर फीमेल गैमेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, द पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा एंड रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय पॉलिनेशन। अब देखो डायग्राम की तरफ देखो, मैंने अभी बताया था कि ये जो आपका एंथर है, इसके अंदर क्या है? पॉलन ग्रेन्स है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है। ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये हवा के थ्रू या जैसे भी ट्रेवल करके यहाँ आके चिपक जाते हैं, किसमें? स्टिग्मा में, ये वाले पार्ट में। और फिर ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये पूरी ऐसे घूमते घूमते यहाँ जाके क्या कर देते हैं? फर्टिलाइज कर देते हैं। फिर यहीं आपका फ्रूट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ये सब चीज। ठीक है, तो उसको लिख दो, तो इमेजिन भी कर पा रहे होंगे डायग्राम देखकर। क्या? द पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि ये आपका एंथर से हम पॉलन ग्रेन्स कहाँ ले जा रहे हैं? स्टिग्मा में ले जा रहे हैं, जो कि फीमेल पार्ट का पहला पार्ट है। इसलिए मैंने नंबरिंग की थी कि ये पहला होगा, इसके बाद ये स्टाइल होगा, क्योंकि ये पूरा पॉलन ग्रेन यहाँ से ट्रेवल करता है, और सबसे आखिरी में ये अंदर जो आपका ओवरी है, यहाँ जाके फर्टिलाइज करता है। क्लियर है यहाँ तक दोनों को? इसको लिख दीजिए पहले, सेकंड पॉइंट, पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, एंड रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय पॉलिनेशन। ठीक है, रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय पॉलिनेशन, इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वो लाइनें हैं जहां से थोड़ा सा लगता है कि बॉटनी टफ होती जा रही, तो इसको लिख लो, द फ्लावर्स अंडरगो डबल फर्टिलाइजेशन या डबल फ्यूजन एंड ट्रिपल फ्यूजन। इसको लिखिएगा पहले, ये पूरा लाइन लिख दीजिए, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा क्या चीजें हो रही हैं। इसको लिख लीजिए, द फ्लावर्स अंडरगो डबल, ये रटाफिकेशन कर लो पहले अभी, डबल एंड ट्रिपल फ्यूजन which leads to the formation of diploid zygote and triploid endosperm। बड़े भारी भरकम शब्द लग रहे होंगे, पर ये कीवर्ड है। एक ये कीवर्ड है डिप्लॉयड जाइगोट, एक ये कीवर्ड है कि क्या बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म,
और एक ये कीवर्ड है डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फिजन। ये 4 कीवर्ड है, बस इसको लिख लो, धीरे धीरे समझ में आएगा अभी। द फ्लावर्स अंडरगो, अब एमसीक्यू में क्वेश्चन देखो कैसे आएगा कि डबल स्टेटमेंट दे देंगे कि इन एंजियोस्पर्म वी फाइंड द डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक, इन एंजियोस्पर्म वी फाइंड द ट्रिपल फिजन, ठीक, फिर डिप्लॉयड जाइगोट बनता है और ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनता है। अभी लग रहा होगा ये दोनों वर्ड कहाँ से आ गए या चारों वर्ड कहाँ से आ गए, बट यही वर्ड से तो हमारा सारा अनाज बनता है, वेजिटेबल्स बनते हैं, जो हम खाते हैं, फ्रूट सब यहीं से तो आ रहे हैं, इसी प्रोसेस से तो आ रहे हैं। द फ्लावर्स अंडरगो डबल एंड ट्रिपल फिजन which leads to formation of diploid zygote and triploid endosperm। हो गया यहाँ तक? दिख गया? यस सर। ठीक, अच्छा, अब इसी में मैंने ये वाला यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, यहाँ तक पढ़ा चुका हूं मैं। अब देखो ये चौथा पॉइंट क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ इंडोस्पर्म इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ एंजियोस्पर्म। द इंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड सोर्स ऑफ फूड फॉर द डेवलपिंग सीड एंड सीडलिंग। ठीक, अब इसको जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखो, इंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब मैं पूरा डायग्राम दिखाऊंगा बाद में तो अच्छे से समझ में आएगा। इसको लिखो, इंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड इट इज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर डेवलपिंग सीड। और यही हम खा जाते हैं फल के तौर पे। मैं बताऊंगा सब कैसे क्या होता है। पर ये लिख दो पहले, इंडोस्पर्म इस क्वेश्चन कैसे आएगा कि इंडोस्पर्म किसी भी फ्लावर में कब बनता है, तो हमेशा फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा। तो उसको पहले लिख दो, इंडोस्पर्म इज फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड इज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर द डेवलपिंग सीड। वो जो सीड पेड़ बनेगा, पौधा बनेगा, ये उसका खाना होता है, ना कि हमारा। ठीक है, ये लिख दिया इतना? यस सर। ठीक, ठीक, बस अभी आज थोड़ा सा इतना ही रखते हैं हम लोग, क्योंकि बॉटनी में ज्यादा करूंगा तो फिर आप लोग ना कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे। ठीक है, इसलिए मैं बॉटनी का सेक्शन थोड़ा कम ही रखता हूँ, 15-20 मिनट का ही रखता हूँ, जिससे आप लोग कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, कल हम लोग फिर आगे अपने इसी को बढ़ाएंगे। अब थोड़ा सा मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ, कुछ काम था मुझे, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दीदी, श्री, ओके सर। ओके सर, चलो।